नमस्कार मेरे प्यारे आईटीआई के जवानों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी कोड क्लासेस में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो निम्मी की पीडीएफ की क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उसकी क्लास नंबर आज 22 रहने वाला है। यह बिल्कुल दमदार क्लास है। प्रत्येक क्वेश्चंस जितने भी आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ये हम गारंटी के साथ आपको कह देते हैं, ठीक है। लगातार इससे पहले वाली 21 यानी कि 21 क्लास से भी आप ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो रेगुलेटरी से इन क्लासों को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सभी क्लासों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप सभी के लिंक पर क्लिक करके और सभी क्लासों तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, आज अपन कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि नज़दीक में एग्ज़ाम है, तो अपन को जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को समाप्त करना है, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एक चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है। तो देखिए यहाँ पर 240 दिया है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज के बारे में पूछा है, तो वह होता है 228 वोल्ट। अगर आप नॉर्मल भी अगर अपना घर का वोल्टेज मापोगे ना, तो लगभग आपको 228 वोल्टेज के लगभग मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। आपके घरों में 228 वोल्टेज के लगभग आता है, कहते 240 वोल्ट है, लेकिन आता कंफर्म लगभग 228 वोल्ट के लगभग आता है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है आपका, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो यह होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं ECE, ठीक है। EC इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन, ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको पूरा नाम से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPS का पूरा नाम क्या है। UPS का जो पूरा नाम है ना, वह यहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको कहते हैं, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखना आप। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। आवृत्ति कन्वर्टर के बारे में पूछा है। आवृत्ति कन्वर्टर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइक्लो कन्वर्टर अपन आवृत्ति कन्वर्टर को कहेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर को कहेंगे। रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में बदलने के लिए काम में लेते हैं। चॉपर जो होता है वह DC को DC में बदलता है, और DC से AC में कन्वर्ट करने के लिए अपन इन्वर्टर की सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं? इन्वर्टर की सहायता लेते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है PW, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM। PWM का पूरा नाम पूछा है, तो PWM का जो पूरा नाम होता है पल्सेस विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है, यह आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह इसका आंसर होगा परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त, यानी कि जो ऑनलाइन होता है वह परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से क्या होता है, मुक्त होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए फीडबैक सर्किट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है वह होता है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। क्या कहते हैं उसको? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क उसको कहते हैं। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि है आपका चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। तो वोल्टेज को सक्रिय कौन कर रहा है? तो वह होता है ऑटोस्टेट। क्या कहते हैं उसको? ऑटोस्टेट कहते हैं। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। जो डिस्चार्ज सेल होता है उसके अंदर प्रतिरोध होता है जिसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो उसमें क्या प्रभाव होता है जब वो डिस हो गया तो उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा? तो प्रभाव होगा कि वह क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जितनी उसकी क्षमता है उससे वह ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें। वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े चार सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेट किए गए हैं। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर तो आंसर है इसका। यहाँ पर 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेट किया गया है। तो इसका ये मान निकालना है तो यह डी ऑप्शन में दिया है 1.5 वोल्ट एंड 32 एम्पियर हावर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। इस वोल्टेज को देखकर आप आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। क्वेश्चन है स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसका उपयोग पूछा गया है कि उसका उपयोग क्या है। तो वह है टीवी रिसीवर। ठीक है, टीवी रिसीवर आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और समझना। इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। इन्वर्टर के कार्य मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पर डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन में आप देख सकते हो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है जो कि है इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर जो होता है जिसके आउटपुट में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इस ट्रांसफार्मर का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करना। यानी कि मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि इन्वर्टर में क्या है, जैसे कि बैटरी होती है, बैटरी में जो वोल्टेज होता है ना वह होता है डीसी। अब डीसी को अपन का कोई भी उपकरण है जैसे कि पंखा है या कुछ भी है वह किस पर कार्य करते हैं? सभी एसी पर कार्य करते हैं। तो ये तो सभी उपकरण तो एसी पर कार्य करते हैं और अपने जो बैटरी होती है उसके अंदर डीसी होता है। तो बीच में लगाते हैं क्या? एक इन्वर्टर लगाते हैं। तो ये इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। अब डीसी को एसी में बदलता है, बैटरी के अंदर होती है 12 वोल्ट, अपन को चाहिए कितना? 230 वोल्ट। तो यहाँ पर बीच में एक और क्या लगा दिया जाता है? यहाँ पर बीच में एक और लगा दिया जाता है ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि जो 12 वोल्ट है ना, इस 12 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप अप करता है। 12 वोल्ट का कितना वोल्ट करता है? 230 वोल्ट करता है, यानी कि स्टेप अप करता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चंस पर आइए। तो अगला क्वेश्चंस आपके सामने है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह फेरो अनुनादित सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फेरो अनुनादित सिद्धांत पर
कार्य करता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चंस पर आइए तो देखिए अगले क्वेश्चंस पर देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वह है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चंस पर आइए आप, तो 157 नंबर क्वेश्चंस है जो कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि यह एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर यहाँ से इस पे ये एक वाइंडिंग होती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो वही है ये। तो इसको सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं या स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं या मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। तो इसको सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्वेश्चन है अपना जो कि 158 नंबर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच करनी है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे ऑप्शन में दिया है सबसे पहले एमीटर। जो ये एमीटर होता है ना, ये है एम्पियर मापता है। एम्पियर क्या होता है, तो धारा की इकाई होती है, यानी कि करंट मापता है, ठीक है। आगे दिया है यहाँ पर अगले ऑप्शन में जो कि वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ठीक है, वोल्टेज को मापता है। फिर दिया है ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। और उसके बाद में मल्टीमीटर, यह वोल्टेज को भी मापता है, धारा को भी मापता है, प्रतिरोध को भी मापता है। और यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट की जांच करनी है वह इसी के द्वारा की जाएगी जो कि है मल्टीमीटर। ये सभी कार्य करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो महत्वपूर्ण चरण के बारे में पूछा है जो कि एक साधारण इन्वर्टर है। देखिए इन्वर्टर में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्रम के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले होता है ऑसिलोस्कोप, उसके बाद में होता है एम्पलीफायर, उसके बाद में होता है ट्रांसफार्मर, और उसके बाद में होता है उत्पादन चरण, ठीक है। तो यहाँ पर दोलक यानी कि ऑसिलेटर, फिर एम्पलीफायर, फिर ट्रांसफार्मर, फिर आउटपुट स्टेज। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि है तरंग इन्वर्टर वर्ग तरंग। यहाँ पर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्क्वायर वेव के बारे में पूछा है, तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि है यूपीएस। यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। यूपीएस का बैकअप समय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाएंगे, यानी कि बैटरी की एम्पियर हावर क्षमता आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर जो कि है द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। तो द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को रोकना है, तो इसको किस तरीके से आप रोक सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिकल चार्जन प्रदान करना, यानी कि जो विधियाँ होती है 4 प्रकार की बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसमें से आपको ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, कम धारा दी जाती है और अधिक समय के लिए दी जाती है। किसके लिए, अधिक समय के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो कम धारा के साथ अधिक समय तक बैटरी जब चार्जिंग पर लगी रहेगी तो उसमें क्या होगा कि सल्फेट दोष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। तो यह बैटरी यूनिट, ठीक है। क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन जो कि है सेल के लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती हैं और शून्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर, जो कि है ध्रुवीकरण। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? तो यूपीएस जो होता है उसमें कम बैकअप होने का कारण क्या है वह पूछा गया है। तो वह है बैटरी की एम्पियर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। बैटरी की जो एएच है, एम्पियर हावर क्षमता है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है इसलिए। अगला क्वेश्चन जो कि है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? तो यहाँ पर दोष का कारण पूछा है। तो जो दोष का कारण है वह है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। ठीक है, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, जो कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि है यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? तो यहाँ पर जो कारण है वह है गलत ओवरलोड सेटिंग। ठीक है, गलत ओवरलोड सेटिंग। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर था यूपीएस का, इन्वर्टर का, वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर में नए क्वेश्चनों के साथ, नए चैप्टरों के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर अपन हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।